हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिस्टेंस बायोलॉजी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं BBYCT 131 का सेकंड लेक्चर नंबर सेकंड, जो कि यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल हायरार्कीज के बारे में। क्या होती है इकोलॉजिकल हायरार्कीज, इसके बारे में डिटेल में आज इस क्लास में समझेंगे। और सिर्फ एक लेक्चर और होगा, मतलब लेक्चर नंबर 3 के साथ हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल हायरार्कीज, क्योंकि अगर आप इकोलॉजिकल हायरार्कीज समझ लेते हैं तो आगे के टॉपिक्स आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इसी के टर्म्स जो है वो हर जगह आपको यूज होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि इकोलॉजिकल हायरार्कीज होती क्या है। उसके बाद वन बाय वन करके हम अपनी बुक्स में इसको रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टू डिस्कस इकोलॉजिकल हायरार्कीज। देखिए, इकोलॉजिकल का मतलब हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं कि जहां पे हम ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन समझते हैं, उसे हम इकोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बात करनी है किसकी, हायरार्कीज की। अब ये जो हायरार्की वर्ड है, इसका क्या मतलब है? जैसे हायरार्की का मतलब होता है किसी भी चीज को उसके डिफरेंट स्तरों में डिवाइड कर देना। जैसे हम कहते हैं कि भाई सक्सेस के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। हम कहते हैं कि समाज में जो कास्ट सिस्टम है, जो क्लास सिस्टम है, इनके डिफरेंट लेयर हैं। या फिर हम कह रहे हैं कि हमारे जुडिशरी सिस्टम में डिफरेंट लेयर हैं। आपके जिला न्यायालय है, आपके पास उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो डिफरेंट लेयर्स होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास इकोलॉजिकल स्टडीज को अच्छे से समझने के लिए डिफरेंट हायरार्कीज बनाई गई हैं। इन हायरार्कीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज पढ़नी है, जो सबसे स्मॉलेस्ट हायरार्की है किसी इकोलॉजिकल स्टडीज को करने के लिए, वो है आपके पास इंडिविजुअल। सबसे पहले आप किसी इंडिविजुअल से छोटा कोई भी यूनिट आप नहीं ले सकते किसी के एनवायरनमेंट, किसी के सराउंडिंग को स्टडी करने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो वहां पे आपको एटलीस्ट वन इंडिविजुअल तो लेना ही होगा, टू नो कि उसके एनवायरनमेंट का उसके ऊपर और उसकी वजह से उसके एनवायरनमेंट पे क्या इंटरेक्शन हो रहा है। तो इंडिविजुअल के बिना आप इकोलॉजिकल स्टडी नहीं कर सकते। उसके बाद इंडिविजुअल के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, जो किसी एक पर्टिकुलर समय पीरियड में किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं, उन्हें हम तो कहते हैं पॉपुलेशन। तो आप अगर इंडिविजुअल बायोलॉजी या इंडिविजुअल इकोलॉजी के हायरार्की से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हायरार्की लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी के लेवल पे देखना होगा। कहने का मतलब ये है कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं ह्यूमंस का रहने पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके एनवायरमेंट पे, किसी ग्रुप ऑफ काऊ का, किसी ग्रुप ऑफ इंसेक्ट का, किसी ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स का रहने से उसके एनवायरमेंट के ऊपर और एनवायरमेंट का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारे पास हायरार्की है वो है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि कम्युनिटी इकोलॉजी में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको एक हिरन का फिगर दिया गया है, या बारहसिंगा पे आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल है। अब हम पढ़ेंगे कि जब ये इंडिविजुअल यहाँ रहता है, रिप्रोड्यूस करता है, यहाँ से अपना भोजन लेता है, इसका अगर हम कह रहे हैं कि कोई प्रेडेटर इसको ऊपर अटैक करता है, तो इन सब की वजह से इसके एनवायरनमेंट में और इसके एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और एनवायरनमेंट का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम ये स्टडी करते हैं तो ये सबसे लोएस्ट लेवल या सबसे सिंपलेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी होती है, जिसे हम इंडिविजुअल इकोलॉजी कहते हैं। इससे जो हायर कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, किसी एक स्पीसीज की, जैसे यहाँ पे अगर हम हिरन की बात करें तो हम सिर्फ हिरन बात करेंगे, अगर हम खरगोश की बात करें तो सिर्फ खरगोश की बात करेंगे। साथ ही साथ एक निश्चित जियोग्राफिकल एरिया की बात करेंगे कि हाँ भाई, इस 1000 किलोमीटर में जो हिरन है उनकी संख्या क्या है, उनका क्या इम्पैक्ट है। तो इस तरीके का जो स्टडी होता है इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, इस फिगर में आप देखिए कि यहाँ पे आपको ना सिर्फ हिरन दिखाया गया है, कुछ बर्ड्स दिखाई गई हैं, यहाँ पे आपको रैबिट दिखाया गया है, यहाँ पे आपको कुछ वाटर के एनिमल्स दिखाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग फॉर्म्स होते हैं, जितने भी लिविंग फॉर्म्स होते हैं, उनका आपस में और उनका एनवायरनमेंट के साथ जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इसे हम कम्युनिटी कहते हैं। अब कम्युनिटी से थोड़ा सा और एडवांस हम चलेंगे। देखिए, इंडिविजुअल हो गया या पॉपुलेशन हो गया या कम्युनिटी हो गया,
इन सभी लेवल्स पे हमारे पास जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के, इकोलॉजी के, बायोटिक फैक्टर से रिलेटेड हो रही है। मतलब हम सिर्फ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप सिंपली कह सकते हो, बायोटिक को आप क्या कहते हो, लिविंग। तो यहाँ तक जो बात हो रही है वो लिविंग फॉर्म ऑफ लाइफ की हो रही है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा-सा और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं कि भाई लिविंग का तो हमने इंटरेक्शन देखा, लिविंग के साथ-साथ जो नॉन लिविंग एंटिटीज हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उनका ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन पे और उनका इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये हमारे पास जो सिस्टम आता है इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजी का थोड़ा-सा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जहाँ पे हम बायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन विथ एबायोटिक कंपोनेंट स्टडी करते हैं। मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो किसी एनवायरनमेंट का जो बायोटिक फैक्टर्स है वो एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, और एबायोटिक की वजह से बायोटिक, और बायोटिक की वजह से एबायोटिक कैसे इन्फ्लुएंस होता है। ये जो इंटरेक्शन है इसे हम इकोसिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है बायोस्फीयर या फिर बायोम। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं बायोम। बायोम क्या होता है, ये एक बड़ा एरिया होता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम है। तो बायोम वो रीजन होता है जो एक लंबे जियोग्राफिकल एरिया में सिमिलर टाइप ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स को जहाँ पे होते हैं, एक तरीके का लाइफ जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, सो हम बायोम के रूप में स्टडी करते हैं। तो इकोसिस्टम एक स्मॉलर यूनिट है, जैसे एक तालाब का इकोसिस्टम हो गया, एक रिवर का इकोसिस्टम हो गया, एक खेत का इकोसिस्टम हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया का इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम जनरली हम स्मॉल टर्म्स के लिए यूज करते हैं, जबकि बायोम हम लार्जर टर्म्स के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंड लार्जेस्ट हमारे पास जो हायरार्की है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है स्टूडेंट? बायोस्फीयर वो एरिया होता है, मतलब अर्थ पे पाए जाने वाले वो एरियाज जिसपे लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। मतलब कि अर्थ पे प्रेजेंट वो सभी एरिया जहाँ पे लिविंग फॉर्म प्रेजेंट होती है, जहाँ क्या होती है, लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। इस कंप्लीट एरिया को, जहां पे लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, इस कंप्लीट एरिया को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर सबसे लार्जेस्ट हमारे पास यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास इंडिविजुअल हायरार्कीज है। इंडिविजुअल से हमारे पास पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है जो कि सेम स्पीसीज के होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो कैसे होंगे? सेम स्पीसीज के होंगे। अगर हम काउस की बात करेंगे तो सिर्फ काउ की बात करेंगे, अगर ह्यूमंस की करेंगे तो सिर्फ ह्यूमंस की करेंगे। जबकि कम्युनिटी में वहां पे प्रेजेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर किया जाता है। इकोसिस्टम में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ हम एबायोटिक भी ऐड कर देते हैं। और बायोम जो है वो थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है, जबकि इकोसिस्टम्स का थोड़ा सा छोटा वर्जन होता है। और बायोस्फीयर वो एरिया होता है, बायोस्फीयर बायोम से बड़ा होता है, जैसे कि अर्थ पे डिफरेंट बायो हो सकते हैं। लेकिन बायोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो बायोस्फीयर जो है वो पूरे के पूरे अर्थ पे वो सभी एरिया जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है उसे हम बायोम कहते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। दिस पोर्शन में आपको मेंशन किया गया है किस तरीके से, एकदम स्मॉल स्मॉल, मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से आपको मेंशन किया गया है कि किस तरीके से आप इस चीजों को स्टडी कर सकते हैं। देखिए दिया क्या गया है, इन इकोलॉजिकल सिस्टम, आप यहाँ से अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो कह रहा है कि इन इकोलॉजिकल सिस्टम वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हायरार्की कहते हैं, वो देखने को मिला है। तो रेंज फ्रॉम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर, मतलब आप इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं और बायोस्फीयर तक जाते हैं जब आप इसके बारे में स्टडी करते हैं। दिया गया है कि ये जो हायरार्कीज है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आता है, पॉपुलेशन आते हैं, कम्युनिटीज आती हैं, इकोसिस्टम आते हैं और बायोम्स आते हैं। आपको दिया गया है कि डिफरेंट लेवल का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल हायरार्कीज कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट है वो है इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म। तो कहा गया है इट इज अ बेसिक एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इंडिविजुअल कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेस एंड एक्सचेंज मटेरियल विद द सराउंडिंग। तो स्पेशली यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की वजह से उसके एनवायरमेंट में और एनवायरमेंट की वजह से उस इंडिविजुअल पे पड़ने वाले इम्पैक्ट या इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। सेकंड जो हमारे पास हायरार्की है वो है एक पॉपुलेशन का, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जहाँ पे सेम स्पीसीज होते हैं, साथ में रहते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया सेम होना चाहिए, मतलब कॉमन एरिया में रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम। तीन चीज आपको ध्यान रखना है कि स्पीसीज सेम होना चाहिए, कॉमन एरिया होना चाहिए और पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए। ना ही कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि मेरे गांव में जो काऊ की संख्या है तो मैं इनमें किसी बगल के गांव के, किसी बगल के डिस्ट्रिक्ट की काऊ को कैलकुलेट नहीं करूंगी। मैं इसमें पर्टिकुलर एक ही समय में प्रेजेंट एक ही डिफाइंड एरिया के जो इंडिविजुअल है उनको कंसीडर करूंगी। उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? कम्युनिटी।
कम्युनिटी में हम क्या स्टडी करते हैं कि ये क्या है, असेंबली ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि जितने भी वहां पे ऑर्गेनिज्म होंगे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उन सबकी जो असेंबली है, मतलब सबका समूह जो है, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। इकोसिस्टम में हम कहते हैं कि हम एसोसिएशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट को स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ऑफ एरिया में। उसके बाद हम कह रहे हैं बायोम क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ टेरिटोरियल इकोसिस्टम होते हैं जो कि किसी रीजन या सब कॉन्टिनेंट, मतलब एक बड़े लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर उस अर्थ का सभी हिस्सा है जहां पे लाइफ प्रेजेंट होता है। क्या कह रहा है, बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज प्रेजेंट। वो सभी अर्थ का हिस्सा जहां पे लाइफ प्रेजेंट होता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें आपका एटमॉस्फेयर, मतलब जो एयर में प्रेजेंट लाइफ है, लिथोस्फीयर जो लैंड पे प्रेजेंट लाइफ है, और जो हाइड्रोस्फीयर है वाटर में प्रेजेंट लाइफ है, वो सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो मेंशन किया गया है, इसमें देखिए आपको वही चीज थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखाया गया है कि जब हम क्या करते हैं सबसे लोएस्ट लेवल पे, मतलब अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात, स्पीसीज इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम उसकी साइकोलॉजी के यहाँ पे फिजियोलॉजिकल स्टडी, बिहेवियर और साइटो इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं उस स्पीसीज के। इससे बड़ा होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से हमारे पास ग्लोबल इकोलॉजी, जिससे हम बायोस्फीयर कह रहे हैं, वो देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हायरार्कीज ऑफ इकोलॉजी। सॉरी, हायरार्कीज ऑफ इकोलॉजी की बात अगर हम करते हैं, हायरार्कीज ऑफ इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है कि जो हायरार्कीज ऑफ इकोलॉजी उसमें इंडिविजुअल है, और कई बार इसमें हम स्पीसीज भी ऐड कर देते हैं, जो कि हम पॉपुलेशन से पहले ऐड करेंगे। तो इंडिविजुअल है, उसके बाद स्पीसीज है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोम एंड बायोस्फीयर है। तो यही चीज तो हमने अभी मेंशन की। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप ऐसे चार्ट जैसा बना दोगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर आप आंसर करेंगे तो आपको बढ़िया मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रिलेशनशिप ऑफ इकोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास जो इकोलॉजी है, पहले तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म का उसके उसके एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये पढ़ेंगे हम किसमें, इकोलॉजी में। और अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो इकोलॉजी है, ये जो इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ये जो इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का अदर डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी के सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, या फिर इनका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए सिंपली समझिए कि जो इकोलॉजी है वो एक इंटीग्रेटेड साइंस है। इंटीग्रेटेड साइंस का मतलब ये है कि अगर आपको समझना है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो आपको डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको नहीं पता होगा कि ये ऑर्गेनिज्म किस मौसम में किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, किस मौसम में किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, तो क्या आप उसके इन्वायरमेंट पे पड़ने वाले इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे भाई। कैसे समझ पाएंगे? आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसके साथ ही साथ मान लो हम कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट में कोई मेटाबोलाइट्स रिलीज करता है, कोई टॉक्सिन या फिर कोई ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स या कोई केमिकल रिलीज करता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये अपने इन्वायरमेंट में क्या-क्या चीजें रिलीज कर रहा है। जैसे अगर मान लो कि हमें नहीं पता होता कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं। और हमें अगर नहीं पता होता कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं एनिमल्स के केस में। तो अगर हमें ये चीज नहीं पता होती तो कैसे हम ये समझ पाते कि हम अपना CO2 जो है वो प्लांट्स को देते हैं और प्लांट अपना O2 हमको देते हैं, कैसे समझ में आता? तो इसी तरीके से डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस है। जैसे आप वहां पे हाइड्रोलॉजी कह सकते हैं, जियोलॉजी कह सकते हैं, और जैसे हम बहुत ब्रांच ऑफ साइंस जैसे जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्सोनॉमी, बहुत सारे साइंस की ब्रांचेस हैं जिन सब को मिला के हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ईच ऑर्गेनिज्म स्टडीज कंसीडर्ड वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज मॉर्फोलॉजी। आप उसे, आपको अगर अगर समझना है किसी प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी को, तो आपको उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, उसके जेनेटिक्स के बारे में पता चले, उनके इवोल्यूशन, फिजियोलॉजी, साथ ही साथ डेवलपमेंट बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बहुत सारे ब्रांच ऑफ साइंस की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास इकोलॉजी है वो एक इंटीग्रेटेड क्या है, हमारे पास फील्ड है, जिसको समझने के लिए हमें डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे दिया है इकोलॉजी को समझने के लिए आपको जेनेटिक्स समझ में आना चाहिए, फिजियोलॉजी समझ में आना चाहिए, एनाटॉमी, टेक्सोनॉमी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, जियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस को अगर आप नहीं समझते हैं तो आप इकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। तो ये सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ इतना समझाने वाली बात थी नहीं। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑफ इकोलॉजी की। किसकी बात करते हैं? बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी की। बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी देखिए अभी हम कब से बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। अगर हम ये टॉपिक अलग से दिया गया कि बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी है तो कुछ नई चीज नहीं है, हम कब से वही पढ़ रहे हैं।
यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपको एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, साथ ही साथ आपको बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना है। मतलब ये 2-3 टर्म्स दिए गए हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है, एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर, उसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा इकोसिस्टम। तो चलिए फटाफट से एनवायरनमेंट और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, इसको हम थोड़ा-सा रिड्यूस कर देते हैं इसकी साइज़ को, ताकि हमें कुछ-कुछ लिखने के लिए स्पेस मिल सके। देखिए, एनवायरनमेंट जो है वो आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन कैसे समझेंगे? कि एनवायरनमेंट अगर आपको पता ही नहीं है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप किसी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से इंटरैक्शन कैसे समझेंगे? दिया गया है कि ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इट्स सराउंडिंग फॉर सर्वाइवल एंड जो है सस्टेंस। हर ऑर्गेनिज्म को, मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चीज जो है वो अपने एनवायरनमेंट से चाहिए होगा और अपने आप को जिंदा रखने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। तो ये एनवायरनमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड अदर बहुत सारे नेसेसिटीज जो है हमको ये प्रोवाइड करता है। तो हम कह रहे हैं कि ये सभी चीजें जो हमको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसी को तो हम अपना एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो कहा है कि टोटल ऑफ ऑल द सराउंडिंग एयर, वाटर, लैंड, वेजिटेबल दैट influence the existence of the living belongs as refers as environment। कहने का मतलब ये है कि सिंपली किसी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में पाए जाने वाला जो एरिया होता है उसे हम उसका एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इस एनवायरनमेंट में डिफरेंट चीजें हो सकती है, जैसे कि एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, लैंड हो सकता है, वेजिटेशन हो सकता है और मल्टीपल अदर थिंग्स भी हो सकती हैं, जो कि मिलके उसे फूड, एनर्जी, ऑक्सीजन, शेल्टर्स और अदर चीजें जो है वो प्रोवाइड करती है। अब क्या है कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। कैसा-कैसा? एक हो सकता है हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा हो सकता है हमारे पास मैन मेड। मतलब देखिए, आप जो एनवायरनमेंट स्टडी, जैसे अभी मैं अपने रूम में बैठी हूँ, मेरे सामने जो है ये स्क्रीन चल रही है, रूम में एक फैन चल रहा है, रूम के चारों तरफ जो है दीवालें हैं जिस पे पर्दे वगैरह लगे हैं, गेट क्लोज़ है। रात के समय में भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मेरे रूम में लाइट है, जबकि नेचुरल जो लाइट का सोर्स है वो अभी नहीं चल रहा है, सनलाइट हमारे यहाँ नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है जिसे जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग है। अगर मैं बाहर जाऊँगी तो बाहर ना तो लाइट होगी, ना तो फैन होगा, तो वो क्या है, वो एक नेचुरल कंडीशन है। और दूसरा क्या है, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन। तो कहने का तात्पर्य वही है कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकता है, दूसरा हो सकता है मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स है, माउंटेन, लेक्स, रिवर, जो भी नेचुरली आपको मदर नेचर द्वारा प्रोवाइडेड है वो सब नेचुरल। अब आप अपने खेत बना रहे हो, आपने खेत में भी धान की बुआई की होगी, तो धान जब आप बुआई कर रहे हैं तो धान आपने अपने खेत में लगाया है, आपने उसे 1 बित्ते-बित्ते पे लगाया है, 2 बित्ते पे लगाया है, आपने एक के साथ 2-2 पेड़ लगाए हैं, आपने कौन-सी वैरायटी लगाई है, ये सब आप डिसाइड करते हो। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो आपके पास एनवायरनमेंट आप डिसाइड करते हो उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। उसके बाद ये तो क्या हो गया कि एक एनवायरनमेंट जो है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अब एनवायरनमेंट्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कब से हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें बेसिकली 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होता है बायोटिक फैक्टर्स और दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर्स। हम कब से पहली क्लास से ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, पहली क्लास से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भई हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है, सॉरी, हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली 2 टाइप ऑफ चीज़ों से मिलके बना होता है। द फर्स्ट वन इज़ द 2 कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। एक होता है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक होता है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और दूसरा होता है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें नॉन लिविंग चीजें आती हैं। तो ये जो है ये सिंपल चीज आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे सभी के सभी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे रखे जाते हैं। जबकि एबायोटिक के अंदर हम जो है कि नॉन लिविंग फैक्टर्स रखते हैं, जैसे कि वाटर, जैसे कि एयर, जैसे कि सॉइल, जैसे कि अदर फिजिकल फैक्टर जैसे लाइट एंड टेम्परेचर। उसके बाद कह रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। अब देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि मेरी बॉडी है, ठीक है, हमारी सबकी बॉडी है, तो हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, बाहर अगर बहुत ठंडी पड़ रही, मान लो बाहर जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, या फिर हम कह रहे हैं कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमारी बॉडी में उस समय में भी जब हमारे बाहर का टेम्परेचर 5 या 3 है, तब पर भी हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है 39 है, ठीक है। अगर मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है, बाहर का टेम्परेचर जो है 40 है, 50 है, 45 है, 42 है, उसके बावजूद भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही है। तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर है जो कि किसी एरिया से इनक्लोज्ड होता है, इसे हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, और जो इसके बाहर का एनवायरनमेंट होता है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मैं अपने रूम में बैठी हूँ, अगर बाहर आंधी भी हो रही है, उसके बावजूद भी मेरे रूम में हवा नहीं आएगी। अगर बाहर बारिश भी हो रही है, तो मैं अपने रूम में सेफली बैठी रहूँगी, ठीक है? अगर बाहर ओले भी गिर रहे हैं, तो भी मैं अपने रूम में सेफ हूँ। तो ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम जो है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट से। मतलब इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, चाहे अगर हम किसी एनिमल्स या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात, इंटरनली ऑर्गन की बात करें, या फिर नॉर्मली हम किसी रूम्स की या किसी भी ऐसी एरिया की बात करें जिसमें एक बाउंड्री है, उसमें एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कि इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज्यादा स्टेबल होता है। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। आपको यहाँ पे एक इमेज दिया गया है जिसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है, तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है? ये एरिया अरेस्ट कर देते, देखिए एक आपको दिया गया है, जो फर्स्ट फिगर आपको दिया गया है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का दिया गया है। किसके ऑर्गेनिज्म का दिया गया है? यूनिसेलुलर का। यूनिसेलुलर में आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर से कोई चीज सेल के अंदर आएगी और सेल अंदर से कोई चीज जो है बाहर जाएगी, ठीक है? तो ये चीज जो है वो एक मेम्ब्रेन द्वारा डिसाइड होती है, और आपको पता होगा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेएबल है, जो कि चीजों को सेलेक्ट करके अंदर बाहर जाने देती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म दिया गया है जिसमें एक सेल है। सेल का अपना जो है इंटरनल एनवायरनमेंट है, और उसके बाहर भी बॉडी है, जो उसके बाद जो है आपके पास सेल के बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो कि बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। तो दिया क्या गया है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो क्या होती है, उसकी आउटर बॉडी से आउटर बॉडी सरफेस के अंदर होती है। और ये क्या करती है, ये जो बॉडी सरफेस होती है ये बैरियर की तरह काम, जैसे हमारी स्किन है, और तो हमारी स्किन जो है वो हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। ऐसा नहीं कि जो चीज हमारे बॉडी के अंदर है वही एनवायरनमेंट के अंदर है, जो रेशियो है, जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग होता है। इसमें दिया गया है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें जो एक्सचेंज मटेरियल होता है वो डायरेक्टली उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला जाता है, जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये चीज मैं आपको समझा रही थी कि एनवायरनमेंट भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो टर्म होता है अर्थ का वो हिस्सा जहां पे लाइफ पाई जाती है, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, लिथोस्फीयर हो, या फिर हमारे पास जो है वो क्या हो, जो है हाइड्रोस्फीयर हो। आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें आपको ये मेंशन किया गया है कि ये जो एरिया है, ये वो एरिया है जहां पे हमारे पास क्या है, लैंड है, और यहाँ पे आसपास में क्या है, हमारे पास वाटर एरिया भी है, जैसे नदी जो है ये बह रही है, और ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर मतलब एयर है। तो क्या एयर में हवा के कुछ लेवल तक ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बर्ड्स वगैरह को भी देख सकते हैं, उसके बावजूद उसके आगे जो है हमें वो नहीं देखने को मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए एक ऐसा जगह चाहिए जहां पे लिथोस्फीयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो और एटमॉस्फेयर भी हो। तो अर्थ का वो हिस्सा जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर साथ में प्रेजेंट होते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है? उस एरिया को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में कि बायोस्फीयर क्या कहता है। बायोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ग्लोबल इकोसिस्टम जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेता है, जहां पे आपके पास लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों आते हैं। और ये क्लोज सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि अपने आप को खुद से रेगुलेट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में मेंशन किया गया है कि जो हमारा अर्थ है उस पर 70% जो है वो वाटर है, और ये वाटर जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि सी हो गया, ओशन हो गया, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, ग्लेशियर्स और फिर आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर भी है कि डिफरेंट हमारे पास जोन होते हैं, जिसमें आपके पास ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर, सिर्फ लाइफ जो है वो ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। अब हमें जो पढ़ना है वो है हमारे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में भी हमें पढ़ना है कि इकोसिस्टम जो है ये इस इकोसिस्टम और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बताया कि चाहे इन्वायरमेंट हो चाहे इकोसिस्टम हो, उसके दो फैक्टर्स या दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा यहाँ पे दिया गया है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपको कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि आपके पास हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लिख के, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। आपको चीजें अच्छे से समझ में आए इसलिए हम थोड़ा सा इसको नोट डाउन करके समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की,
तो इकोसिस्टम में दो फैक्टर्स या दो कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हम कब से कह रहे हैं कि इकोसिस्टम में किसी एक एरिया में या जिस इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं वहां के बायोटिक और ए बायोटिक दोनों टाइप ऑफ कंटेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कंबाइन तरीके से। लाइन पे मत जाइए क्योंकि मैं नोटपैड पे भी बहुत नई हूँ, तो मेरी लाइंस थोड़ा सा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए। जिस रोज से रहने दीजिए, मेरे बस का नहीं। आई एम डन विद दिस। भाई साहब, ये लाइन मैं सीधी ड्रॉ कर रही हूँ बट ये जा रही है अपने मन से, और इसका मेरे पे कोई कंट्रोल नहीं। लाइन फिर तिरछी जा रही है भाई साहब। चलिए हम स्टडी कर लेते हैं ऐसे ही करके कि यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर है जिसे हम कह रहे हैं कि ये क्या है, बायोटिक फैक्टर है। और दूसरा हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर्स। दूसरा जो है वो है हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर्स। क्या है? ए बायोटिक फैक्टर्स। अब हमारे पास दो टाइप ऑफ फैक्टर्स हैं, एक है हमारे पास बायोटिक और दूसरा है हमारे पास ए बायोटिक। ये पता नहीं क्यों टेढ़ा हो गया है, आई थिंक स्क्रीन वगैरह में कुछ इश्यू है। अगर हम बायोटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रहते हैं, तो हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। जबकि यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कितने टाइप ऑफ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं एक बार हम इसे समझते हैं। देखिए बायोटिक फैक्टर्स जो हैं, आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बायोटिक फैक्टर जो है वो हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारे पास प्रोड्यूसर। पहला होता है हमारे पास प्रोड्यूसर। दूसरा होता है हमारे पास कंज्यूमर। दूसरा होता है हमारे पास कंज्यूमर। और तीसरा होता है हमारे पास डीकम्पोजर। तीसरा होता है हमारे पास डीकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर। अब ये क्या है चीज, आपको सिंपली पता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, क्या होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में। जो हमारे पास जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्लांट्स को हम लेते हैं एज अ प्रोड्यूसर, आपको पता है ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो अगर हम प्लांट को कंसिडर करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में अपना मस्त CO2 लेते हैं, रूट से जो है वाटर्स एंड मिनरल्स ले लेते हैं, वाटर एंड मिनरल ले लेते हैं, और अपना भोजन जो है वो खुद से जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पे जो इसने मिट्टी से न्यूट्रिएंट लिए वो कैसे है? इनऑर्गेनिक है। जो CO2 वगैरह है वो सब कैसा है? इनऑर्गेनिक है। तो इस इनऑर्गेनिक जो हमारे पास कंटेंट था, इसको ऑर्गेनिक मतलब अमाइनो एसिड्स में, प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में बनाने का जो काम होता है वो प्रोड्यूसर करते हैं। कंज्यूमर क्या करते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में। किसमें? सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में। वहीं पे डीकम्पोजर क्या करते हैं? डीकम्पोजर इसका जस्ट अपोजिट करते हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर को, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो, किसी भी टाइप का अगर ऑर्गेनिक मैटर होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक मैटर में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर में। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है और डिकम्पोजर होता है। प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट्स होते हैं जनरली, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी जिनके पास होती है, जो कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो सिंपली ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं।
वहीं पे कंज्यूमर जो कि अपना भोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही लेते हैं। इनके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो ये क्या करते हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर जो कि इनको अपने प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से मिला होता है, उसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एनिमल्स प्रोटीन जो है वो जनरली देखने को मिलता है प्लांट प्रोटीन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। वहीं पे अगर हम डिकम्पोजर की बात करते हैं, अगर हम डिकम्पोजर की बात करते हैं, तो जो भी ये चाहे प्रोड्यूसर की बॉडी की डेथ हो या फिर कंज्यूमर की, तो जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उन्हें ये तोड़ तोड़ के इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं और अपना एनर्जी जो है वो पूरा करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बायोटिक फैक्टर है। नेक्स्ट में है हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर्स। अब ये जो ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ये भी हमारे पास डिफरेंट लेवल के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो एक होता है हमारे पास क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दूसरा होता है हमारे पास इडेफिक फैक्टर्स। तो ये सब जो डिफरेंट लेवल ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, ग्लोबल फैक्टर्स होता है। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्लोबली एबायोटिक फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास लोकल फैक्टर, दूसरा होता है हमारे पास लोकल फैक्टर्स, तीसरा होता है हमारे पास इडेफिक फैक्टर्स। तो डिफरेंट लेवल ऑफ फैक्टर्स हमारे पास एबायोटिक में भी देखने को मिलते हैं। जैसे ग्लोबल फैक्टर्स में हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो हर जगह की लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, लाइट, ये सब जो फैक्टर्स हैं ये सब ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं। लोकल फैक्टर्स में मतलब हम कह रहे हैं कि भाई कहीं का जो हमारे पास एडाफिक फैक्टर, कहीं का भी जो स्लोप है वो कैसा है, वहां पे जो हमारे पास एरिया वाटर का फ्लो है वो कैसा है। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको जो डिवीजन दिया गया है वो तीन दिया गया है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडाफिक फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर में आपको वाटर एंड एयर मेंशन किया गया है। इडाफिक फैक्टर्स में आपको स्पेशली सॉइल्स के बारे में स्टडी करना होता है कि सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ताकि आप सॉइल जैसा जहां पे रहेगा वहां पे वैसे टाइप ऑफ, वहां पे वैसे जो है कि बायोटिक फैक्टर्स आएंगे। क्योंकि सॉइल को भी जनरली हम एबायोटिक में कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे सॉइल के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना पड़ता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स या फिर इसी को ग्लोबल फैक्टर्स कहते हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस करता है कि लाइफ वहां पे कैसी होगी, जैसे कि लाइट, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि विंड और जैसे कि ह्यूमिडिटी। कहीं का लाइट कैसा है, वहां पे टेम्परेचर का रेंज कितना है, वहां की हवा में कितना मॉइस्चर है, कितना नहीं है, ह्यूमिडिटी, वही वगैरह सारी चीजें जो है वो डिसाइड करती है वहां के ऑर्गेनिज्म को, वहां के इंटरेक्शन को, कि किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बायोटिक फैक्टर्स में मेंशन किया गया है प्रोड्यूसर्स के बारे में जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, इनका क्या काम होता है, कंज्यूमर्स के बारे में मेंशन किया गया है जिसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद ही यहाँ पे हमारे पास अदर जो पोर्शन है वो भी मेंशन किए गए, जिसमें आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है डिकम्पोजर के बारे में। डिकम्पोजर में आपको कह रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म में फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम सेप्रोटॉफ या फिर वो रिड्यूसर भी कहते हैं। इनका जनरली काम जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने का काम होता है। यहाँ पे देखिए आपको मेंशन किया गया है कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इस तरीके से है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम में जैसे हमने इन्वायरमेंट की बात की थी, तो वहां पे भी हमारे पास दो बेसिकली थे, एक नेचुरल था, तो यहाँ पे भी नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, और मैन मेड इकोसिस्टम हो गया, जिसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी दो इकोसिस्टम हो गए। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जो इकोसिस्टम नेचुरली है, जो कि मदर नेचर ने बनाए हैं, उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे। और जो हमने अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस, जैसे एक्वेरियम आप अपने घर में बना रहे हो, तो उसमें किस टाइप ऑफ फिश को आप रखोगे, कौन सा स्नेल रखोगे, वो सब आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। तो इसे हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास हमने बायोटिक फैक्टर्स पढ़ा, तो बायोटिक फैक्टर्स में सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी आ रही है जो कि प्रोड्यूसर ले रहे हैं। ठीक है, सनलाइट से क्या हो रही है, एनर्जी आ रही है जो कि प्रोड्यूसर ले रहे हैं, और ये प्रोड्यूसर जो एनर्जी बना रहे हैं उससे जो है कंज्यूमर के पास जा रहा है, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी और फिर टर्शरी हो। अब इनकी बॉडी में जो भी एनर्जी है, चाहे प्रोड्यूसर की बॉडी में, ये जब इनकी बॉडी डेड होगी, जैसे कि सारे प्लांट्स को तो कंज्यूमर खा नहीं जाते, अगर कुछ प्लांट्स भी सूख के मर रहे हैं तो उनकी भी बॉडी डिकम्पोज होगी। कौन करेगा, बैक्टीरिया और फंजाई। और यहाँ पे भी अगर कोई भी कंज्यूमर मरता है तो उनकी भी बॉडी डिकम्पोज होती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट जो है वो अगेन सॉइल में जाती है, जो कि प्लांट फिर से एब्जॉर्ब करते हैं। और हर प्रोसेस में, चाहे जो प्रोसेस होगा, उसमें हीट रिलीज होती है, जहाँ पे आपको एनर्जी का फॉर्मेशन हर ऑर्गेनिज्म करता है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या दिया गया है कि इकोसिस्टम जो है वो दो लेवल्स पे हम स्टडी करते हैं। एक है हमारे पास मैक्रो इकोसिस्टम और एक होता है हमारे पास माइक्रो इकोसिस्टम। जैसे कि माइक्रो इकोसिस्टम में आपको एग्जांपल नाम से ही समझ में, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रो इकोसिस्टम में कह रहा है कि हम स्मॉल इकोसिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि ड्रॉप ऑफ वाटर, बहुत छोटा सा ड्रॉप ऑफ वाटर जो है उसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट या डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकता है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, तो इसका भी अपना एक इकोसिस्टम होता है।
और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा इकोसिस्टम, जैसे कोई माउंटेन हो गया, कोई शी रेंज हो गया, तो इन सबको हम कहते हैं मैक्रो इकोसिस्टम। तो इसके साथ आगे पास जो इकोसिस्टम वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा वो हमें पढ़ना है पॉपुलेशन और कम्युनिटीज के बारे में। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या है और कम्युनिटी क्या है, इसके साथ ही आपका जो कल की क्लास होगी, जो थर्ड लेक्चर होगा, उसके साथ आपका जो ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है जो कि आपको समझनी है, बहुत बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ इस चैप्टर्स में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज और कि अगर आपको इस क्लास की पीपीटी चाहिए, अगर आपको क्लास की पीपीटी चाहिए जहाँ पे हम वन बाय वन करके चीजों को लिख लिख के समझा रहे हैं, क्लास की पीपीटी चाहिए या फिर किसी भी ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, या फिर ये जो बुक है, ये जो बुक यहाँ पे स्लाइड में चल रही है, ये बुक आपको चाहिए जो कि इग्नू आपको प्रोवाइड करती है, अभी तक आपको नहीं मिली है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है कि सेम नेम जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है, सॉरी सेम नेम जो हमारे चैनल का है जिसका नाम है डिस्टेंस बायोलॉजी, जिसका क्या नाम है, डिस्टेंस बायोलॉजी। तो जो डिस्टेंस बायोलॉजी नाम का ये जो चैनल है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जाना है टेलीग्राम पे सर्च करना है, या फिर अगर आप जाओगे चैनल पेज के होम पेज पे तो वहां पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे हमने कोर्स वाइज जो है क्वेश्चन पेपर, बुक्स, ये सब चीजें प्रोवाइड कर रखी है, तो आप वहां जाके ले सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।